कहानी में हमें तब का टाइम दिखाया जाता है जब अर्थ में से पूरी तरीके से पानी खत्म हो चुका है। चारों तरफ कोई भी पेड़ पौधे नहीं दिखाई देते और अब तो पानी एक बूंद भी 1000 रुपए का मिलने लगा है। अब तो आए दिनों पानी के लिए लड़ाई होने लगती है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही समय में पूरी इंसानियत खत्म हो जाएगी। इसके बाद हमें अर्नेस्ट नाम का एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने बेटे और बेटी के साथ रहा करता था। कई सालों पहले अर्नेस्ट के फादर के पास एक बहुत बड़ी जमीन हुआ करती थी जो उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा हरी भरी थी, लेकिन अब पानी की एक भी बूंद न मिलने के कारण उसकी वो जमीन एकदम से बंजर हो जाती है। अर्नेस्ट के बेटे और बेटी ने तो आज तक कोई एक पौधा भी नहीं देखा हुआ था, इसलिए अर्नेस्ट के दिलो जान से ख्वाहिश थी कि वो एक न एक दिन इस जमीन को हरा भरा कर देगा। अर्नेस्ट के पास एक टंकी भी होता है जिसकी मदद से वो व्यापारियों को सामान सप्लाई करता है। और अब अर्नेस्ट अपने बेटे माइक के साथ उस जगह पर जाता है जहाँ पर गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज जमीन में खुदाई करके पानी निकाल रहे थे। अर्नेस्ट उन एम्प्लॉइज को अलग अलग सामान के बदले उसकी जमीन की सिंचाई के लिए पानी मांगता है, लेकिन वो सारे वर्कर्स अर्नेस्ट को साफ साफ मना कर देते हैं क्योंकि अर्नेस्ट के जमीन की सिंचाई के लिए बहुत ही ज्यादा पानी लगेगा और कोई भी इतना ज्यादा पानी खेत में डालने के लिए वेस्ट नहीं करेगा। इसीलिए अब अर्नेस्ट और उसके बेटे माइक को वहाँ से निराश होकर जाना पड़ता है, लेकिन वापस जाते वक्त रास्ते में अर्नेस्ट के डोंकी का पैर टूट जाता है जिसकी वजह से वो अपने डोंकी को आगे नहीं ले जा सकता। इसीलिए अब मजबूरन अर्नेस्ट को अपने डोंकी को मारना पड़ता है। इसके बाद अर्नेस्ट और माइक अपने घर पर आते हैं जहाँ पर माइक की बहन बर्तन धो रही होती है क्योंकि पानी की एक बूंद तक नहीं होने के कारण उन्हें बर्तन धोने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल करना पड़ता है। और अब माइक और अर्नेस्ट एकदम से परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें अब अपना सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी न किसी एनिमल की जरूरत पड़ेगी। इसलिए अगले ही दिन अर्नेस्ट अपने बेटे माइक को लेकर एक एग्जीबिशन में आता है जहाँ पर एक रोबोटिक एनिमल की बोली लगने वाली थी। सभी लोग वहाँ पर उसे खरीदने आते हैं। अर्नेस्ट की ख्वाहिश थी कि किसी भी तरह वो इस रोबोट को खरीद ले ताकि उसका ट्रांसपोर्ट का काम नहीं रुके, लेकिन अब फ्लेम नाम का एक दूसरा आदमी भी उस रोबोट को खरीदना चाहता है, पर अर्नेस्ट ने कुछ ज्यादा पैसे देकर उस रोबोटिक एनिमल को खरीद लिया है। माइक और अर्नेस्ट बड़ी खुशी के साथ उस रोबोटिक एनिमल को लेकर अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद अर्नेस्ट माइक को लेकर एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर अर्नेस्ट की वाइफ एडमिट होती है। दरअसल कुछ सालों पहले अर्नेस्ट की वाइफ का एक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। उस खतरनाक एक्सीडेंट के बाद अर्नेस्ट की वाइफ अब एक स्पेशल फ्रेम के सहारे ही चल सकती है। वो रोबोटिक फ्रेम बहुत ही महंगी थी जिसे अर्नेस्ट बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाता, इसलिए अर्नेस्ट ने अपनी वाइफ को हॉस्पिटल में ही रखा होता है। लेकिन समय समय पर वो अपनी बेटी और बेटे को लेकर उससे मिलने आता रहता है और अपनी बीवी से मिलने के बाद अर्नेस्ट और माइक वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में अर्नेस्ट को रॉबिन नाम का एक उसका दोस्त मिलता है और वो बहुत ही ज्यादा बुरे कंडीशन में था। उसके बाद तो अपने बच्चे को पालने के लिए जरा से भी पैसे नहीं होते, इसलिए रॉबिन किसी न किसी को अपने बच्चे बेचना चाहता था। अर्नेस्ट रॉबिन को संभालता है और उसे हौसला देता है। अर्नेस्ट अब रॉबिन के बच्चे को पीने के लिए थोड़ा पानी देता है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे, इसलिए अर्नेस्ट ने जब रॉबिन की मदद की तो रॉबिन अर्नेस्ट को बताता है कि उसकी बेटी मिया का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। अब अर्नेस्ट एकदम से शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी बेटी ने उसे कभी ये बताया ही नहीं था। अब घर आकर जब अर्नेस्ट अपनी बेटी से ये सब पूछने लगता है तो उसकी बेटी डायरेक्ट कहती है कि मैं अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीना चाहती हूँ और वो जिससे प्यार करेगी उसी से शादी करेगी। अर्नेस्ट को अपनी बेटी का ये बिहेवियर बहुत ही बेकार लगता है और बुरा लगता है उसे, इसलिए वो अपनी बेटी को एक कमरे में बंद कर देता है। अब अगले दिन अर्नेस्ट और माइक को ये बात पता चलती है कि उनका रोबोटिक एनिमल किसी ने चुरा लिया है। अर्नेस्ट को सबसे पहला शक फ्लेम पर जाता है क्योंकि वो भी इस रोबोटिक एनिमल को बहुत टाइम से लेने की कोशिश कर रहा था। इसलिए अर्नेस्ट अब बिना टाइम वेस्ट किए फ्लेम को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन अब वाटर सप्लाई वाले सारे वर्कर्स आकर अर्नेस्ट को मारने लगते हैं। वो अर्नेस्ट को अपने साथ उठाकर ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब अर्नेस्ट को होश आता है वो सारे वर्कर उसे जान से मारने के लिए उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। वो बोल रहे थे कि अर्नेस्ट ने उस रोबोटिक एनिमल का यूज करके उनसे पानी चुराया है, लेकिन अब कैसे भी करके अर्नेस्ट उन सब से अपनी जान बचाता है। उसे एक गन मिलता है जो उन वर्कर पर दाग देता है और अब अर्नेस्ट यहाँ से भाग जाता है। अब अर्नेस्ट को इस बात का अंदाजा तो हो गया था कि वो सारी चीजें शायद से फ्लेम नहीं की होगी, उसी ने ही उस रोबोटिक एनिमल का यूज करके उन वर्कर से पानी चुराया होगा। अब अर्नेस्ट लगातार उस फ्लेम को ढूंढना शुरू कर देता है। बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद उसे आखिरकार फ्लेम मिल जाता है, इसीलिए अब अर्नेस्ट उस पर गन दाग देता है और फ्लेम से वो अपना रोबोटिक एनिमल लेकर वापस जाने लगता है। अर्नेस्ट ने फ्लेम को भी बंदी बना लिया होता है और अब वो तीनों आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, यानी कि सच में ही फ्लेम ने वो रोबोटिक एनिमल चुराया था और उसी ने ही उस रोबोटिक एनिमल की मदद से उन वर्कर्स का पानी चुराया था। दरअसल फ्लेम इन पानी की बोतल को बॉर्डर के पार लेकर जाना चाहता था ताकि वो इन्हें बहुत महंगे दामों में बेच सके, लेकिन अब अर्नेस्ट अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए फ्लेम को उन वर्कर्स के पास ले जाना चाहता है। वो दोनों एक कड़ी धूप में आगे बढ़ने लगते हैं। अब अर्नेस्ट बहुत ही ज्यादा थक जाता है, उसका गला पानी के बिना सूखता जा रहा था। तभी फ्लेम अर्नेस्ट से कहता है कि वो रोबोट में रखा हुआ
पानी पी सकता है। बहुत ज्यादा सोचने के बाद अर्नेस्ट एक बोतल पानी की उठाता है और पीने के लिए तैयार होता है। अर्नेस्ट आराम से बैठकर वहाँ पानी पी रहा होता है, लेकिन पानी पीने के बाद भी उसकी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। अर्नेस्ट अब ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है और अब फ्लेम को ये बात पता चल गई थी, इसीलिए अब मौका देखकर फ्लेम अर्नेस्ट के सर पर एक पत्थर मारता है और अर्नेस्ट वहीं पर तड़प तड़प के मर जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों फ्लेम अर्नेस्ट के पास आकर उसके ऊपर पानी डालने लगता है। दरअसल वो अर्नेस्ट की बॉडी इस तरीके से रखने की कोशिश कर रहा था कि इसे देखने से ये साफ साफ पता चले कि उस रोबोटिक एनिमल ने ही अर्नेस्ट की जान ली थी। और अब फ्लेम अर्नेस्ट को वहीं पर छोड़कर आगे चला जाता है। फ्लेम अब डायरेक्ट अर्नेस्ट के घर जाता है और वहाँ पर वो जाकर मिया को बुलाने लगता है। तब जाके हमें पता चलता है कि मिया जिस लड़के को चाहती थी वो और कोई नहीं बल्कि फ्लेम था। और अब वो दोनों बहुत टाइम बाद एक दूसरे से मिलते हैं। अब अर्नेस्ट जब पूरी दिन घर में नहीं आया तो माइक अपने फादर को ढूंढने के लिए निकलता है। माइक पूरी जगह पर अपने पिता को ढूंढने लगता है। अब माइक को आगे जाकर बहुत सारे पानी के बोतल मिलते हैं जिन्हें फ्लेम ने चुराया था। कुछ ही दूरी पर आगे जाने के बाद उसे अपने फादर की लाश मिलती है। माइक ये देखकर बहुत ज्यादा दुखी होता है और ये देखकर सभी को ऐसा ही लगता है कि उस रोबोटिक एनिमल ने ही अर्नेस्ट की जान ली है, क्योंकि फ्लेम ने इसी तरीके से सारी चीजें सेट की होती है। और अब सभी को यही लगता है कि अर्नेस्ट की मौत एक एक्सीडेंट है। इस खबर से माइक, मिया और उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। अब वो तीनों एक साथ होने पर भी बहुत अकेला फील करते हैं। लेकिन अब फ्लेम कैसे भी करके मिया से शादी करना चाहता है और वो मिया के घर पर आता है और पता नहीं क्यों उस रोबोटिक एनिमल को मार मार कर उसे तोड़ने लगता है। अब फ्लेम माइक के साथ बैठकर थोड़ी बात करता है। दरअसल कैसे भी कर फ्लेम माइक को अपनी तरफ करना चाहता है ताकि वो उसकी बहन मिया से शादी कर सके। इसीलिए अब फ्लेम माइक और उसके परिवार के प्रति सिंपैथी दिखाने लगता है। माइक भी धीरे धीरे फ्लेम की बातें मानने लगता है और उसे फ्लेम अपनी बहन मिया के लिए ठीक लगता है। माइक भी धीरे धीरे उन दोनों की शादी के लिए कन्विंस हो जाता है। फ्लेम यहाँ तक ये कह देता है कि वो माइक के फादर की जमीन पर खेती करेगा और उसे हरा भरा बनाएगा। इसीलिए रात होने पर फ्लेम अब उन वर्कर के पास जाता है जो लगातार जमीन के अंदर से पानी निकलते जा रहे हैं। फ्लेम उन वर्कर्स के सामने एक डील रखता है। अगर वो वर्कर्स फ्लेम को खेती करने के लिए पानी देंगे तब फसल अच्छी उगने के बाद फ्लेम उन्हें बेचकर वर्कर्स को डबल पैसा देगा। वर्कर्स को ये डील अच्छी लगती है, इसलिए वो सब फ्लेम को पानी देने के लिए राजी हो जाते हैं। अब फ्लेम उस जमीन पर कड़ी मेहनत करने लगता है और अब सालों बाद उस जमीन को पानी मिलने की वजह से वहाँ पर बहुत कम टाइम में अच्छे फसल उगना शुरू हो जाती है। फ्लेम के कई महीनों की मेहनत के बाद उस जगह पर बहुत अच्छी फसल उग गई थी और अब फ्लेम इन सभी फसलों को बेचकर पैसे कमा सकता था। फ्लेम ने अब माइक की बहन मिया से शादी कर ली है। वो दोनों साथ में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन अब कुछ दिनों के बाद गवर्नमेंट के कुछ लोग वहाँ पर आते हैं जो बताते हैं कि अर्नेस्ट ने इस जगह के बदले बहुत ही ज्यादा बड़ा लोन लिया था और अगर वो लोन टाइम पर नहीं भरा गया तो गवर्नमेंट ये पूरी जमीन अपने आप ले लेगी। अब फ्लेम ये सारी बातें सुनकर टेंशन में आ जाता है, इसीलिए थोड़े पैसे जमा करने के लिए वो रॉबिन के पास जाता है, क्योंकि उसे ये बात पता चल गई थी कि रॉबिन अपने बच्चों को बेच रहा था और उसके पास हाल ही में बहुत सारे पैसे भी आ गए थे। इसलिए फ्लेम अब डायरेक्ट रॉबिन पर हमला करने लगता है और उसके बाद वो उसके सारे पैसे छीन लेता है। इन सभी लड़ाई के बीच उस रोबोटिक एनिमल को एक गोली लग जाती है जिससे कि वो थोड़ा खराब हो जाता है। इसलिए वो रोबोटिक एनिमल खुद से ही अपने मैन्युफैक्चरर के पास जाने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फ्लेम अच्छी लाइफ में होता है क्योंकि उसने गवर्नमेंट के सारे लोन उतार दिए होते हैं। माइक को इन सारी बातों पर थोड़ा शक तो होता है। यहाँ माइक को लगता है कि फ्लेम ने उसके रोबोटिक एनिमल को बेच दिया है और उससे बहुत सारे पैसे मिले होंगे जिसने उसके सारे लोन चुकाए होंगे। पर यहाँ वो रोबोटिक एनिमल खुद से अपने मैन्युफैक्चरर के पास चला जाता है और उसके बाद वो मैन्युफैक्चरर पता लगाने लगता है कि ये रोबोट किसका है। इसके बाद वो मैन्युफैक्चरर अर्नेस्ट का नाम अनाउंस करने लगता है जिससे कि माइक को पता चलता है कि फ्लेम ने वो रोबोटिक एनिमल नहीं बेचा है। और अब माइक पूरी तरीके से श्योर हो जाता है कि फ्लेम कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रहा है। इसलिए अब माइक फ्लेम की सारी चीजों पर नजर रखना शुरू कर देता है। जब माइक अपने रोबोट को लेने के लिए मैन्युफैक्चरर के पास जाता है वहाँ वो मैन्युफैक्चरर रोबोट को थोड़ा ठीक करके माइक को उसके फीचर्स के बारे में बताता है। उस रोबोटिक एनिमल के अंदर पहले से ही कैमरा फिट होता है। जब माइक उस रोबोटिक एनिमल के अंदर का कैमरा फुटेज चेक करता है माइक को असल में क्या हुआ वो सब दिखाई देता है। अब माइक को पता चल गया है कि कैसे उसने उसके फादर को मारा था, पर घर जाकर वो ज्यादा फ्लेम को कुछ नहीं बताता। वो फ्लेम से सिर्फ इतना पूछता है कि तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिले, लेकिन फ्लेम माइक को इसका कुछ जवाब नहीं देता। और अब माइक फ्लेम से कहता है कि रोबिन उसे याद कर रहा था, लेकिन फ्लेम उन बातों को इग्नोर करता है। अब अगले दिन फ्लेम को रोबिन का एक लेटर मिलता है जिसके अंदर लिखा था कि वो
उसे एक सीक्रेट बात बताना चाहता है। इसलिए रॉबिन उसे पासी वाले एक इलाके में बुलाता है। अगले दिन फ्लेम किसी को बिना बताए उस इलाके में जाता है। थोड़ी देर तक आगे चलने के बाद गलती से फ्लेम एक गड्ढे में गिर जाता है और तेजी से गिरने के बाद फ्लेम के दोनों पैर टूट जाते हैं। फ्लेम को वहाँ पर बहुत ज्यादा चोट आती है, पर तभी उस गड्ढे के ऊपर माइक आ जाता है जो फ्लेम को बताता है कि उसे सारी बातें पता चल गई है कि कैसे फ्लेम ने अर्नेस्ट को पूरी तरीके से मारा और कैसे फ्लेम उसकी बहन को यहाँ से भगा कर लेना चाहता था। माइक इन सारी बातों से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, इसलिए वो फ्लेम को भी वैसे ही तरीके से मारता है जिस तरीके से फ्लेम ने उसके फादर को मारा था, ताकि लोगों को लगे कि ये भी एक एक्सीडेंट है। और अब माइक का हिस्सा पूरा बराबर हो गया है। लेकिन माइक फ्लेम के बारे में अपनी बहन मिया को कुछ नहीं बताता। मिया कुछ ही महीनों में फ्लेम के बच्चे की मां बनने वाली है। अब मिया फ्लेम का इंतजार करने लगती है। हालांकि माइक को पता था कि वो अब कभी लौटेगा नहीं, लेकिन वो अपनी बहन को कुछ नहीं बताता। ऐसे बहुत साल बीत जाते हैं। माइक और मिया ने अपनी मॉम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके घर लिया था। अब उन दोनों ने मिलकर अपनी मॉम के लिए वो महंगा डिवाइस भी खरीद लिया होता है। अपने फसलों का व्यापार करके माइक ने और उसकी बहन मिया ने बहुत ज्यादा पैसे कमा लिए थे और अब वो दोनों अपने मॉम के साथ खुशी खुशी अपनी लाइफ जीते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो ऐसी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।